देखिए, इधर की जो एविडेंस की धाराएं चल रही हैं, कई काफ़ी महत्वपूर्ण इधर की धाराएं हैं। मैं बता दूं, जो 24 से आपका शुरू किया गया है, इधर के जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए फिर एक बार मैंने 1-2 मिनट दोहरा दिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। इसमें आपका एक तो जो क्वेश्चन अब थोड़ा प्री के लिए ही बता दिया जाए। कल तो पूरा बैरेक्ट हमने तोड़ा था 24 का। इसमें जो आपका पूछा जाता है कि उत्प्रेरणा वचन और धमकी देकर कराई गई संस्वीकृति किस सेक्शन में इरिलेवेंट होती हैं, विसंगत होती हैं, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी, तो 24 मार्क कराइएगा। उत्प्रेरणा वचन धमकी कौन दिया हो, तो कोई अथा आपका प्राधिकारवान व्यक्ति दिया हो। प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन शामिल हैं, प्राइवेट की सरकारी व्यक्ति की, दोनों दोनों। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन माना जाएगा बताया गया, तो अभियुक्त जिसके बारे में विश्वास करता हो कि ये हमारे मामले में कुछ न कुछ क्या डाल सकते हैं, प्रभाव। आज जैसे ग्राम पंचायत का सदस्य हो गया, प्रधान हो गए, मास्टर साहब हो गए, आपका मित्र हो गए, माता पिता, मजिस्ट्रेट हो गए, आपका पुलिस हो गई, और भी जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हो गए, ये सब प्राधिकारवान व्यक्ति माने जाएंगे। अब जो उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई है, आपका वह चार्ज या इल्जाम या आरोप के बारे में होनी चाहिए, और न्यायालय की राय में अभियुक्त को ये अनुमान मिलना चाहिए कि अगर मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा तो ऐहिक रूप से, ऐहिक पॉइंट पकड़े रहे, कल बताया गया, ऐहिक मतलब सांसारिक रूप से, यानी कि भौतिक रूप से किसी की कोई हमें बेनिफिट होगा, या हमारी कोई बुराई क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, माने समाप्त हो जाएगी। तब सेक्शन 24 में वह जो कन्फेशन होगा वह विसंगत होगा, यानी कि वह सुसंगत नहीं होगा। इसके बाद आपका 24 में 2 क्वेश्चन और बने हैं। पहला क्वेश्चन ये बना है, रितु वर्सेज स्टेट का केस है, आपका नोट्स में है, रितु वर्सेज स्टेट का केस है, जिसमें कि ये बताया गया कि जाति से निकालने की धमकी देना, ये आपका माने जाति से निकालने की धमकी देकर कराई गई संस्कृति सुसंगत होगी, साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी, क्योंकि ये इसका आरोप से या इल्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। एक और क्वेश्चन बना था, और उसमें ये पूछा था कि धमकी मानी जाएगी कि नहीं, और वह क्वेश्चन ये पूछा था कि ए बी से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, तो बताइए क्या ये जो शब्द हमने बताया इसमें धमकी के कुछ अंश पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अगर ये अभियुक्त से कहा गया, अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तो ऐसी दशा में वह जो कन्फेशन होगा अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस में पेश नहीं किया जाएगा, माने विसंगत होगा। अब आइए आपका 24 का एक्सेप्शन देखना है। कल बताया भी गया था कि एविडेंस की कौन सी धारा सेक्शन 24 का अपवाद है, अर्थात 24 का विरोधी नियम प्रतिपादित करती है, तो 28 है। बस 2 लाइन की धारा है। 28 बस ये बताती हैं कि अगर न्यायालय की राय में अभियुक्त के मन पर जो उत्प्रेरणा धमकी या वचन का प्रभाव पड़ा था, वह प्रभाव यदि पूरी तरह क्या हो गया, दूर हो गया, और उसके बाद अभियुक्त ने अपना ऑफेंस एक्सेप्ट कर लिया है,
अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो ये जो संस्वीकृति होगी, ये जो कन्फेशन होगा, वह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगा, उचित होगा, प्रासंगिक होगा, रेलेवेंट होगा। अर्थात लास्ट लाइन ये रही कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। सुसंगत का मतलब ये हुआ कि पेश किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। इसको प्रासंगिक या उचित भी कहा जाता है। इस प्रकार 24 समाप्त हो गई। अब आइए 25। जहाँ तक 25 का प्रश्न है, भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल। जहाँ तक 25 का प्रश्न है, आपका जो मोबाइल की देखिएगा, वो डस्टर है। देखिए आपका 25 से प्री में तो क्वेश्चन बन ही रहा है। आपका बता दिया जाए, मेंस में भी लगातार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन रहा है, मेंस में भी बन रहा है और आपका प्री में भी बन रहा है। कैसे बिहार आपका जे में कैसा क्वेश्चन आया, इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन आया है, और आपका जो आपका बेयर एक्ट से तोड़कर कैसा क्वेश्चन पूछा है, वह जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं सभी प्रकारों को कवर भी करना है। तो आइए 25 के बारे में पहले सामान्य नियम देखा जाए और तब और बातें देखी जाए। देखिए आपका सबसे पहले, चूंकि बेयर एक्ट 2 लाइन का ही है, ज़्यादातर समझाना ही है, तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट की भाषा लिख लिया जाए और उसी को समझाया जाए। और कई राज्यों में हूबहू आपका जो बेयर एक्ट की भाषा है वहीं पूछी गई है। तो देखिए एक लाइन का है बेयर एक्ट की भाषा। बैठिए भाई। देखिए आपका बेयर एक्ट क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। तो एक लाइन जो ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद आपका बताया गया है कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित या प्रूफ या सिद्ध नहीं की जाएगी। यानी कि इतना ही बेयर एक्ट में है, तो बेयर एक्ट को पहले तोड़ लिया जाए। किसी अपराध के अभियुक्त, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध का क्या था, अभियुक्त था, इसने कन्फेशन किया हो, यानी कि क्या किया हो, संस्वीकृति किया हो। संस्वीकृति किससे किया हो, तो आपका पुलिस ऑफिसर से किया हो। तो ऐसी दशा में जो वह पुलिस ऑफिसर से अपना अपराध स्वीकार किया है, क्या वह अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा कि नहीं, तो साबित नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया है, साबित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब इसको पहले समझिए, तब आपका 3-4 केस भी इस पर पूछा जाता है। देखिए आपका जहाँ पहले बेयर एक्ट समझा दिया जाए तब भाई आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला नियम ये आया कि किसी व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया हो। अब ये है कि भाई कन्फेशन का मतलब क्या हुआ, तो मैं 1-2 दिन पहले पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर के वाद में जस्टिस लॉर्ड एटकिन द्वारा दी गई परिभाषा को बताया था। उन्होंने ये कहा कि या तो किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करे जिससे कि ये क्लियर हो, कि क्लियर निष्कर्ष निकले, स्पष्ट निष्कर्ष निकले कि इसी ने अपराध किया था। इसी को हम क्या कहेंगे, कन्फेशन। अब कन्फेशन आपका किसने किया है, किसी अभियुक्त ने,
तो यहाँ सतर्क रहना है कि न्यायालय ने इसकी व्याख्या की कि अभियुक्त बनने के पूर्व अगर कोई व्यक्ति पुलिस से अपना अपराध स्वीकार किया है वह भी उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा और अभियुक्त बनने के बाद भी, दोनों कंडीशन में व्याख्या आगे बताया जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपका आएगा कि जो सेक्शन 25 के तहत है कि किससे अपना अपराध स्वीकार किया हो, तो पुलिस ऑफिसर से। अब समस्या ये आएगी आगे कि आखिर पुलिस ऑफिसर कौन होगा और इसमें पुलिस ऑफिसर में कौन है और कौन नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आगे बनेगा, हम बताएंगे आपको केस सहित। कौन पुलिस ऑफिसर या पुलिस अधिकारी माना जाएगा, किसे पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा, ये आपका नियम जानना है। अब यहाँ 3-4 बातें आती हैं, देखिए ध्यान से। आपका 4 बातें सतर्क रहना है, 4 बातों से पुलिस अफसर पर। पुलिस की अभिरक्षा में कोई अभियुक्त नहीं है और पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है तब भी सेक्शन 25 ही लागू होगा। अगर पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है तब भी सेक्शन 25 ही लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वह एक्यूज्ड या अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में न हो, लेकिन किससे अपना अपराध स्वीकार करता है, पुलिस ऑफिसर से, तो वह जो कन्फेशन होगा वह अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ नहीं किया जाएगा, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। अब इसी में तीसरा नियम बनाना है कि पुलिस अभिरक्षा में था और पुलिस से संस्कृति न करके किसी अन्य व्यक्ति से कर दिया, जैसे सहकैदी से कर दिया, आपका कंडक्टर से कर दिया, चाय वाले से कर दिया, लेकिन उस समय वह पुलिस कस्टडी में था, तो 25 लागू नहीं होगी। आपका कौन सा हम सेक्शन बताएंगे, 26। यही पॉइंट आपका इंटरव्यू में पकड़ना है। पुलिस कस्टडी में होते हुए अगर पुलिस से संस्कृति न करके अन्य व्यक्ति से करता है अभियुक्त, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, और इसके बाद पढ़ाया जाएगा, आज आ ही जाएगा, कौन सा, 26। अब दूसरा ये, अगर पुलिस कस्टडी में है और मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है तब भी कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, 26। हाँ, दोनों में। यानी कि पुलिस अभिरक्षा हम बताएंगे, अभी 26 सही बताया नहीं गया है, ये कंसेप्ट बनाया जा रहा है। अब अगला नियम आइए, लास्ट वाला, तब इसको, अगर पुलिस अफसर से कोई संस्कृति की गई है तो उसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ नहीं किया जाएगा। तो जो यूपी और इत्यादि राज्य बना रहे हैं क्वेश्चन, एकदम बेयर एक्ट की भाषा बना रहे हैं। देखिए मैं ऑप्शन बताता हूँ। पुलिस अफसर से की गई संस्कृति, अब 4 ऑप्शन देगा, वैध होगी, अवैध होगी, विसंगत होगी, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो अगर 4 ऑप्शन आए और उसमें आपको खोजना हो तो सबसे पहली वरीयता आप किसको देंगे, बेयर एक्ट को। याद रखिए, जो बात बेयर एक्ट में बताई गई है पहला ऑप्शन आपका उसे खोजना है। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, विसंगत की, सुसंगत की, वैध की, अवैध की साबित नहीं की जाएगी। तो पहला ऑप्शन आप क्या खोजेंगे, साबित नहीं। ये कई राज्यों में बना है क्वेश्चन, अगर लोग गलत करके आ जाते हैं। बेयर एक्ट की भाषा पकड़िए। इसी तर्ज पर 1-2 और उदाहरण देखना है।
जहाँ की शुद्ध बेयर एक्ट से पूछा जाता है और काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। वह ये पूछा जाता है कि समन मैटर या सीआरपीसी के तहत समन मामला कौन होगा। इसमें लोग गलत करके दंड की मात्रा पर आ जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो बेयर एक्ट की भाषा है वो खोजेंगे और वो न मिले तब अन्य कॉन्सेप्ट आप खोजेंगे। तो बेयर एक्ट क्या कहता है कि जो वारंट मामला न हो वहीं समन मामला माना जाएगा। तो अगर सीआरपीसी में आ जाए कि समन मैटर कौन है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या खोजना पड़ेगा कि जो वारंट मामला न हो। अगर ये वाक्य न रहे ऑप्शन में तब आप इत्यादि खोजेंगे। अब उतना लंबा नहीं हम खींचेंगे क्योंकि हाँ नहीं बताया जा रहा है भाई, अभी समझाया कहाँ गया। आपका 25 बस ये है कि किसी अपराध का कोई अभियुक्त है, उसने पुलिस ऑफिसर से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लिया है, तो जो वह कन्फेशन किया है वह उस अभियुक्त के विरुद्ध वह कन्फेशन क्या नहीं किया जाएगा, प्रूफ या साबित या सिद्ध, एक ही बात है, साबित या प्रूफ या सिद्ध नहीं किया जाएगा। अगर ये शब्द न रहे तो दूसरे पॉइंट पर आइए, तब क्या खोजेंगे। अगर ये शब्द न रहे, कौन सा शब्द, साबित नहीं किया जाएगा, तब आप सुसंगत और विसंगत खोजेंगे। तो बताइए साबित नहीं किया जाएगा इसका मतलब विसंगत होगा कि सुसंगत होगा। विसंगत होगा अर्थात उचित नहीं होगा, अर्थात प्रासंगिक नहीं होगा। लेकिन कब वो शब्द खोजना है विसंगत, जब क्या शब्द न रहे, साबित नहीं। पहला यही पॉइंट पकड़ना है। अब आइए इसका इतिहास देखा जाए भाई आपका, तब आपका 3-4 केस इसमें याद करने पड़ेंगे। बिहार जे में भी पूछा गया है, मॉडल भी, तब केस लास्ट में हम बताएंगे 3-4। पहले आपका पूरी तरह इसको बता दिया जाए। देखिए आपका पुलिस की कार्य प्रणाली ऐसी है कि आज भी कानून पुलिस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस पर तर्क वितर्क करना है कि आखिर पुलिस पर आज भी कानून उतना विश्वास क्यों नहीं करता। क्योंकि पुलिस का जो आपका माने चरित्र है, करेक्टर है, यानी कि पुलिस जब आप नौकरी पा जाएंगे तो पुलिस वाले आपके करेक्टर का सत्यापन करेंगे। यानी कि जिनका करेक्टर खुद ढीला है वहीं आपके करेक्टर का क्या करेगा, सत्यापन। यानी कि ये भी याद रखिए वही सत्यापन करेंगे। तो आपका फिर बैक होइए, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर इसलिए विश्वास नहीं किया जाता कि पुलिस जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को कब जिंदा बना दे कोई भरोसा नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का जो अवमाननीय चेहरा है उसको देखते हुए कानून पुलिस पर आज भी उतना विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास कर लिया जाए पुलिस पर तो क्या होगा, और 1-2 उदाहरण भी देखना है। देखिए क्या होगा। अगर पुलिस पर विश्वास कर लिया जाए तो पुलिस करेगा क्या, वहीं बंदर वाली मैं कहानी बताया था, अपराध ए ने किया है तो पुलिस क्या करेगी, किसी बंदर को पकड़ कर लाई, उल्टा थाने में लटका कर लगी ठोकने, यानी कि लगी मारने। और बस एक ही पुलिस कहती थी एक बात कि हे बंदर, तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो और हमसे कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर सेक्शन 25 नहीं रहता तो कल्पना करिए क्या होता। पुलिस असली अपराधी को नहीं पकड़ती, किसी निर्दोष को पकड़ती, उसके बाद रगड़ती मैंने डंडा गिराती और कहती कि तुम अपने अपराध को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। लेकिन पुलिस को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर पुलिस अपने समक्ष अभियुक्त का अपराध स्वीकार ही करवा लेती है
तो एविडेंस में उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो पुलिस को चाहिए क्या मारपीट कर अपराध स्वीकार करवा ले कि एविडेंस खोजे? मारपीट कर आपका मने स्वीकार कराने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एसपी साहब, डीआईजी, आईजी जब कोई घटना हो जाती है तो सामने आते हैं, 56 इंची सीना तान कर आते हैं और कहते हैं कि हमने घटना का पता लगा लिया है, सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए और सभी अभियुक्त अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को यानी कि अपराध को स्वीकार कर लिए हैं। तो आप कभी सोचे होंगे कि जो पुलिस ये सीना तान कर कह रही है कि हमारे सामने सभी अपराधी, सभी अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लिए हैं, तो क्या इसका कोई आपका साक्ष्य में महत्व है? नहीं, क्योंकि ये संस्कृति तो अभियुक्त के विरुद्ध क्या नहीं की जाएगी, साबित। और यही होता भी है। पुलिस वही लूटने के लिए फर्जी लोगों को गिरफ्तार करती हैं, डंडा गिराती हैं, लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि डंडे के बल पर तो भूत नाचता है, ये मानव की क्या औकात। यानी कि डंडे के बल पर जिन नाच जाते हैं, तो जब 4 डंडा पड़ेगा तो मानव अपना चमड़ी बचाने के लिए खुद ही स्वीकार कर लेगा कि उसी ने अपराध किया था। अतः पुलिस ऐसा न करे, शॉर्टकट तरीका न अपनाए, साक्ष्य खोजे, संस्कृति न कराए। अगर कराती है तो अभियुक्त के ऊपर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ ही नहीं किया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तमाम उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं, एक नहीं तमाम उदाहरण हैं जहाँ की पुलिस ने आपका अपराधियों को खोज लिया, अपराधी पुलिस से अपना अपराध स्वीकार कर लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। एक उदाहरण हम बताते हैं, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे। आपका प्रयागराज का ही उदाहरण बताया जाए। प्रयागराज में आपका कई साल पहले आपका अंधी लड़कियों के साथ रात में दुराचार हुआ था, पूरा आंदोलन चला, आपका पूरा हो हल्ला मचा और पुलिस ने देखिए 5 दिन बाद क्या किया कि 5-6 कबाड़ियों को पकड़ लिया, यानी कि जो ठेलिया चलाते हैं, और उनको पकड़ के खूब मारा पीटा। और पुलिस आई मीडिया के सामने और कही कि इन लोगों ने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लिया। 4-5 माह लोग जेल में रहे, न्यायालय में मुकदमा आगे बढ़ा और कोई एविडेंस नहीं था, और पुलिस ने कन्फेशन को पेश किया। न्यायालय ने ये कहा कि आपके समक्ष जो ये अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किए हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एविडेंस के सेक्शन 25 के तहत ये तो अभियुक्त के विरुद्ध साबित ही नहीं की जाएगी। अगर आपके पास कोई और साक्ष्य हो तो लाइए। और अभियोजन साक्ष्य लाने में विफल रहा, सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यानी कि इसीलिए सेक्शन 25 बना है कि मारिए पीटिए न, बल्कि क्या करिए, एविडेंस कलेक्ट करिए, जिस पर न्यायालय क्या करे, भरोसा। अब आइए अगला देखा जाए, ये तो कारण बताया गया थोड़ा बहुत। इसके बाद आपका आता है कि पुलिस ऑफिसर कौन है। जहाँ तक पुलिस ऑफिसर की बात है, पुलिस ऑफिसर शब्द को एविडेंस में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिए। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी पुलिस ऑफिसर शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। तो पुलिस ऑफिसर कौन होगा,
तो पहला नियम ये आया कि अगर हम पुलिस अफसर की बात करें तो जो कानून पुलिस पर बने हैं उन कानूनों के तहत जिन पुलिस वालों की भर्ती पुलिस में होती है उन्हें ही पुलिस अफसर कहा जाएगा। पहला नियम। अर्थात जो पुराना कानून है पुलिस एक्ट 1861 इसकी धारा 2 के तहत जिन लोगों की भर्ती पुलिस में हुई है उन्हें पुलिस अफसर कहा जाएगा। पुलिस अफसर का जो मुख्य कार्य होता है इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है और आपका इस पर भी हम आएंगे, पहले पुलिस अफसर और बता दिया जाए। आपका जो पुलिस अफसर का मुख्य कार्य होता है वह इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है, लेकिन यहाँ भी सतर्क रहना है कि चाहे वह पुलिस अफसर वर्दी पहनता हो या न पहनता हो, चाहे किसी भी वेश में रहे, परिवेश में रहे, चाहे आपका वह कोई भी ड्रेस धारण करता हो, अगर पुलिस का पावर उसे दिया गया है तो ऐसी दशा में उसे आपका कह सकते हैं कि पुलिस अफसर कहा जाएगा। पुलिस का जो मुख्य पावर होता है वह इन्वेस्टिगेशन होता है, अर्थात क्या इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है उसे प्राप्त है कि नहीं ये देखा जाता है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नियम कायदे बताए और जो नियम कायदे बताए वह ये बताया आपका कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ होती है। अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे सुरक्षा बल का कार्य क्या है पहले ये समझिए। रेलवे जो सुरक्षा बल होती है वह न तो इन्वेस्टिगेशन किसी अपराध का करती है न ही वह एफआईआर दर्ज करती है। उसका मुख्य कार्य है रेलवे की सुरक्षा करना। अतः सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो आरपीएफ का सदस्य है वह पुलिस अफसर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एफआईआर दर्ज करने और इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है। ये क्वेश्चन सीबीआई एपीओ में आपका पूछा गया है। बाल कृष्ण का केस है, यानी कि आरपीएफ का जो सदस्य होता है, अभी केस बताते हैं 3-4 पहले लेक्चर हो जाए। आरपीएफ का जो सदस्य है क्या वह पुलिस अफसर माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन करने का पावर नहीं है। तो किसके लिए केवल बना है कि रेलवे की क्या करे? सुरक्षा। अब पुलिस अफसर में आपका एक और क्वेश्चन बनता है। ये एक 3-4 उदाहरण देखिए भाई। आपका ये एक व्यक्ति है, वह चोरी करता है और थाने पर जाकर दरोगा जी से कहता है कि ये चोरी मैंने ही की है, अतः मेरे खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए और एफआईआर में अपने द्वारा चोरी किए जाने के अपराध को एक्सेप्ट करता है। तो तुरंत सेक्शन 25 अप्लाई करिए। अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने ही विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराता है और उसमें अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट या स्वीकार करता है, तो क्या ये जो संस्वीकृति है उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जाएगी कि नहीं? तो सेक्शन 25 कहता है कि साबित की जा सकेगी कि नहीं की जाएगी? नहीं की जाएगी। यानी कि पुलिस को और एविडेंस लाना पड़ेगा, एफआईआर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि उसने जो अपना अपराध स्वीकार किया है किसके समक्ष किया है? पुलिस अफसर। और सेक्शन 25 बताता है
कि पुलिस अफसर के समक्ष की गई संस्वीकृति विसंगत होती है, यानी कि इसका मतलब कि अभियुक्त के विरुद्ध क्या नहीं की जाएगी, साबित। अब दूसरा लेटर बम छोड़वाइए भाई, आपका लेटर बम यानी कि पत्र भेजवाइए, पत्र वाला पूछा गया है। देखिए, ए एक अभियुक्त है और आपका पुलिस को एक लेटर भेजता है कि बी की हत्या हमने की है, लाश को इस कुएं में फेंक दिया है, अगर आप जाएं तो लाश वहां क्या होगी, मिल जाएगी। तो आप लोग बताइए, अगर किसी अभियुक्त ने लेटर भेजा और लेटर में कहा कि लाश वहां पड़ी है, पुलिस जाकर खोज ले, और पुलिस लाश को खोज लेती है, तो क्या ऐसी दशा में वह जो बरामदगी होगी रेलेवेंट होगी कि नहीं? रेलेवेंट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सेक्शन 27 जब बताया जाएगा वहां आपका काम करेगा। कौन सा सेक्शन बताया जाएगा? आपका जो बिहार इत्यादि में पूछा गया वह पूछा गया डगडू। भाई केस याद रखे, कौन सा? ड आधा ग डू, डगडू वर्सेज डगडू का केस। एक सेकंड में देखिए, आपका 2-3 केस अब देखना है। पहला केस हम बता रहे हैं, ये भी केस आ चुका है, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हुआ क्या था कि पुलिस ने जासूस लगाया था, यानी कि जो ट्रैप विटनेस होते हैं, जाल साक्षी होते हैं, फंसाने वाले गवाह होते हैं, या जो यंत्र साक्षी होते हैं। मुखबिर जानते हैं कि नहीं? पुलिस ने मुखबिर लगाया था और एक अभियुक्त पुलिस के मुखबिर के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया, तो न्यायालय ने ये कहा कि ये जो कन्फेशन है ये विसंगत होगा, क्योंकि मुखबिर के समक्ष किया गया आपका कन्फेशन भी विसंगत होता है। यानी कि अगर पुलिस ने किसी को नियुक्त कर दिया कि अभियुक्त के पास रहो और जाकर उससे संस्कृति पाओ, ये भी आपका सुसंगत होगा कि विसंगत? विसंगत, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा कि नहीं? नहीं किया जा सकेगा। जो अंतिम केस है, अच्छा आपका बालकृष्ण वाला बता ही दिया गया, पूछा गया उत्तराखंड में बालकृष्ण वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, जो आरपीएफ का मेंबर होता है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सदस्य होता है, क्या वह पुलिस अफसर माना जाएगा कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लास्ट केस आपका क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल का है। ये केस ज़्यादा पूछा जाता है, 1885 का केस है, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज बाबूलाल। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। ये केस आपका यूपी में, बिहार जे में भी आ चुका है। देखिए, इसमें आपका जो जज का नाम था वह जस्टिस महमूद थे। भाई याद रखिए, क्वीन इम्प्रेस वर्सेज बाबूलाल का केस है और इसमें जो जज का नाम था वह क्या था? जस्टिस महमूद। जस्टिस महमूद के बारे में सर्वप्रथम 2-3 बातें जाननी हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं। कंपटीशन में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो किसी उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम न्यायाधीश बनाया गया? तो वह जस्टिस महमूद ही हैं। कौन है? जस्टिस महमूद। आपका किस जज ने ये कहा कि मुस्लिम विधि में जो निकाह है
ये शुद्ध रूप से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिविल संविदा है। तो जस्टिस महमूद ने ही बताया था कि मुस्लिम विधि में जो निकाह होता है, मैरिज होता है, वो कोई सेरेमनी या संस्कार नहीं है, बल्कि एक सिविल क्या है, संविदा। तो आगे डिटेल में चलेगा मुस्लिम लॉ में। अगला देखिए आपका जस्टिस महमूद ने, अब देखिए कैसे क्वेश्चन बना है। जस्टिस महमूद ने सेक्शन 25 को बनाने के पीछे क्या कारण था, उस कारण को बताया। यानी कि जस्टिस महमूद ने आपका उन आधारों को बताया, उन कारणों को बताया जिस कारण से सेक्शन 25 की रचना की गई। अर्थात आपका जो पुराना ढंग है, ऐसे पूछा गया था कि किस केस में आपका पुलिस संस्वीकृति को विसंगत बनाने का पुराना ढंग बताया गया है। तो पुराना ढंग बताया है, इस किसने बताया है, जस्टिस महमूद ने। और किस केस में बताया है, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल। क्या पुराना ढंग था, अब देखिए। जस्टिस महमूद ये कहते हैं कि सेक्शन 25 बहुत बड़ी सतर्कता या सावधानी पूर्वक इसकी रचना की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो पुलिस की पुरानी कार्य प्रणाली थी, उसमें सुधार लाना था। तो पुलिस पुरानी कार्य प्रणाली पुलिस की क्या थी, तो अपराध होता था, पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती थी, उसको टार्चर करती थी, वह व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता था और टार्चर करते करते आज भी थानों में मौत भी हो जाती हैं। यानी कि इतना मार देती हैं पुलिस की कई अभियुक्त थाने में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस पुरानी बुराई को दूर करने के लिए ही किस सेक्शन की रचना की गई है, 25 की, कि पुलिस ये अपना पुरानी बुराई दूर करे और साक्ष्य एकत्र करे, न कि कन्फेशन कराए। क्योंकि अगर कन्फेशन कराती है तो अभियुक्त के विरुद्ध उसे क्या नहीं किया जाएगा, साबित। लेकिन आज भी पुलिस सुधरी नहीं है, आज भी थाने में ले जाकर और ठुकाई करती हैं बहुत तेज तेज, यानी कि आपका डंडे से, और कहती हैं कि तुम अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार। इसीलिए कोई विश्वास नहीं करता। मैं बता दूं, यानी कि जितने इनकाउंटर हुए हैं यूपी में 90% फर्जी हैं, लेकिन और कोई विश्वास नहीं करता कि ये सही इनकाउंटर हैं। लेकिन आपका इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने कह दिया कि माने हथियार लेकर हमारा भग रहा था, हम पर ही चला रहा था, तो क्या मैं करता, अपने बचाने के लिए क्या किया, इसे ऊपर पहुंचा दिया। इनकाउंटर जितने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, मारे गए हैं लोग इतने दिनों में। अगला देखा जाए भाई आपका, अब नियम का अपवाद देखना है। अपवाद ये देखना है कि अगर कोई स्पेशल कानून बना दिया जाए या कोई लोकल कानून बना दिया जाए, यानी कि अगर कोई अलग से कानून बनाया जाए और उस कानून में स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी जाएं कि पुलिस अफसर के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी, तब एविडेंस की धारा 25 वहाँ काम नहीं करेगी। फिर एक बार समझिए, 2-3 उदाहरण भी देना इस पर। अगर कोई अलग से कानून बना हो, उस कानून में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख हो कि अगर पुलिस के समक्ष कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह जो कन्फेशन होगा, वह जो संस्कृति होगी, वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी। तो वहाँ सेक्शन 25 एविडेंस का काम नहीं करेगा और वह कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा।
दो तीन कानून देखिए, एक दो विवादित भी कानून है। पहला कानून पोटा था, यानी कि अब समाप्त हो गया। पोटा था जो भाजपा ने बनाया था, भाजपा की सरकार के समय। उसमें आपका देखिए क्या प्रावधान था। उसमें प्रावधान ये था कि यदि डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो वह संस्वीकृति उस अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। ये कहाँ प्रावधान था? तो जो पोटा कानून बना था। अब दूसरा कानून देखा जाए, फिर हम पोटा पर आएंगे, पहले दूसरा कानून देखा जाए। दूसरा कानून आपका गुजरात ने बनाया और उसमें आपका पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया और उसमें स्पष्ट लिखा गया कि पुलिस माने इस रैंक के ऊपर के पुलिस के सामने अगर कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो वह उसके विरुद्ध सुसंगत होगा, अर्थात साबित किया जाएगा। तो आपका हुआ क्या कि गुजरात विधानसभा ने विधेयक पास किया, राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल ने उसको अनुमति नहीं दी और भेज दिया भारत के राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति आज तक अभी अनुमति नहीं दिए हैं, क्योंकि इस कानून का तमाम लोगों ने विरोध किया और ये कहा कि पुलिस की कार्य प्रणाली ऐसी है कि ऐसा नियम न बनाया जाए, क्योंकि पुलिस टार्चर करके अपराधों को क्या करा लेगी? स्वीकार। तो आज तक बन नहीं पाया। पोटा के मामले में एक और बात ध्यान में रखना है, वह ये रखना है कि जो बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ था 1993 इसमें, मैंने बहुत साल हो गए, आपका बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ, याकूब को फांसी दी गई। लास्ट तक वह सुप्रीम कोर्ट में यही कहता रहा कि पोटा कानून था, उस कानून के तहत पुलिस अफसर के समक्ष की गई संस्कृति सुसंगत थी और उस आधार पर हमें सजा दे दी गई। पुलिस ने हमसे ज़बरदस्ती अपराध स्वीकार करवा लिया। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक वह कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि केवल कन्फेशन ही नहीं साक्ष्य हैं, अन्य पर्याप्त इनके विरुद्ध साक्ष्य हैं, तब जाकर मृत्युदंड को बरकरार रखा और अंत में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इसका आपका तर्क भी लिया जा सकता है, यानी कि ऐसा कानून न बनाया जाए जिसमें पुलिस को अधिकार दे दिया जाए कि वह कन्फेशन कराए। क्यों? क्योंकि पुलिस पर आज भी विश्वास नहीं किया जाता। इस प्रकार सेक्शन 25 भले एक लाइन की धारा हो, लेकिन है काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे से तैयार रखना है। 3-4 केस याद रखिएगा। एक पत्र वाला केस सीताराम का है, पत्र भेजा। 4 केस कम से कम। पत्र वाला केस सीताराम का, आरपीएफ या रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य आपका पुलिस अधिकारी नहीं है, बाल कृष्ण का केस है। फिर आपका डगडू वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस आपका आता है, और फिर आपका जो लास्ट में आता है वह आता है क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल। ये बाबूलाल वाला और बाल कृष्ण ज़्यादा पूछा गया है। 2 को अच्छे से तैयार रखिएगा। और पुराना ढंग किस में बताया गया, जो आपका बिहार पूछ लिया था, तो किस में? क्वीन इम्प्रेस वर्सेज बाबूलाल। जस्टिस कौन थे? महमूद। अब आइए 26 आइए, 26 आ जाए। अभी छोटी धारा है, निकल जाए भाई। आपका 26 देख लिया जाए। 26 का आपका देखिए, आपका 26 का सिद्धांत पहले जानना है। सिद्धांतों के बाद आपका अन्य बातें पढ़नी रहती हैं। आपका 26 में जो सिद्धांत समाहित हैं
वह पहला सिद्धांत ये है कि जो कार्य सीधे नहीं किया जा सकता उसे टेढ़े तरीके से भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब शुद्ध हिंदी में हुआ कि जो कार्य कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब तीसरा हुआ कि जो कोई कार्य आपका मने डायरेक्ट रूप से नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्ट रूप से भी करने की इजाज़त कानून नहीं देता। तो ये सिद्धांत किसमें समाहित है पूछ लेगा 26। दूसरा नियम देखिए, संस्वीकृति पर यानी कि कन्फेशन पर पुलिस की छाया या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। ये किस धारा का सिद्धांत है? तो 26 का। रटे रहिए, परछाई भी न पड़े। तीसरा आपका ये है कि न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन एविडेंस के किस धारा से क्रिएट होता है या किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 26। अब 26 में है क्या? जहाँ की इतने सिद्धांत समाहित हैं तो पहले एक बार बेयर एक्ट देखिए। आपका बेयर एक्ट छोटा ही है। देखिए भाई, बेयर एक्ट आपका 26 का, और शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ इंटरव्यू में लोग चकरा जाते हैं, प्री में भी चकराना नहीं है। और 26 बताते समय 25 को कोरिलेट फिर किया जाएगा। देखिए आपका बेयर एक्ट देखिए, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। यानी कि अगर कोई अभियुक्त है, पुलिस की कस्टडी में है और आपका कन्फेशन करता है, अपना अपराध स्वीकार करता है, तो क्या वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी। की जाएगी कि नहीं? ये हेडिंग है। देखिए अब बेयर, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अफसर की अभिरक्षा में था, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। इसका मतलब दो बातें यहाँ निकली। अगर कोई अपराध का क्या है अभियुक्त, ध्यान में रखिएगा, वह किसकी अभिरक्षा में है? वह पुलिस अफसर की क्या है? कस्टडी में, अभिरक्षा में। और पुलिस अफसर की अभिरक्षा में रहने के समय, देखिए पहले बाद में नहीं, स्पष्ट लिखा है किस टाइम अपना अपराध स्वीकार करता हो, जिस टाइम वह पुलिस कस्टडी में था। और इस समय यानी कि अभिरक्षा में रहने के दौरान या रहने के समय अपना अपराध वह क्या करता है? स्वीकार करता है, यानी कि कन्फेशन करता है। तो क्या वह कन्फेशन, वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ की जा सकेगी कि नहीं? साबित की जाएगी कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा कि साबित की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी। अब आपका सबसे पहले इतना वाक्य पढ़िए, उसके बाद अगला जो शब्द हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। अभी हम कौन ले रहे हैं? पहला पार्ट। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या आपको जानना है भाई? आपका जानना ये है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है, और मैं इसीलिए शुरुआती दौर में बताया था सारी कहानी, अगर वह पुलिस कस्टडी में है, पुलिस अभिरक्षा में है, और पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान, अब यहाँ दे देगा
पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है, पुलिस अभिरक्षा में रहने के दौरान पुलिस से करता है तो 26 नहीं लागू होगी, कौन 25। और पुलिस अभिरक्षा में न होते हुए पुलिस से करता है तब भी कौन 25। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए और किसी अन्य व्यक्ति से करता है तब कौन सी धारा लागू होगी, 26। यही पॉइंट पकड़ना है। तो अगर पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त है और उस दौरान वह अपना अपराध स्वीकार करता है तो अभियुक्त के विरुद्ध वह संस्वीकृति प्रूफ या साबित नहीं की जाएगी, अर्थात संस्वीकृति पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 25 में जो कार्य पुलिस डायरेक्ट नहीं कर सकती थी वह कार्य 26 में इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से या टेढ़े रूप से भी उसे करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब 4-5 उदाहरण देखना है जहाँ के अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था और किसी अन्य व्यक्ति से अपना अपराध क्या किया, स्वीकार। तो पहला उदाहरण बताइएगा, सह कैदी। बताते हैं हम 3-4 सह कैदी। दूसरा आपका डॉक्टर का बता दीजिएगा। तीसरा चाय वाले का बता दीजिएगा। और चौथा एक कंडक्टर साहब का, क्यों कंडक्टर साहब का देख लिया जाए, पर यानी कि इनका भी देख लिया जाए। 4 उदाहरण है, इसी पर और आप जोड़ सकते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 3-4 ही उदाहरण बताए जाते हैं। पहले सह कैदी देखा जाए। मान लीजिए कि अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था, थाने में लॉकअप में बंद कर दिया गया। 2 और कैदी बंद थे थाने में और दूसरे कैदी से अभियुक्त ने यह स्वीकार कर लिया थाने में होते हुए कि मैंने ही ये अपराध किया है। तो बताइए पुलिस कस्टडी में था कि नहीं था और किससे अपना अपराध स्वीकार किया, पुलिस से नहीं बल्कि सह कैदी से। तो कौन सा सेक्शन कहता है कि ये जो संस्वीकृति है अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, तो 26। दूसरा उदाहरण देखिए आपका डॉक्टर। मान लीजिए अभियुक्त घायल था, पुलिस लेकर गई डॉक्टर के पास, पुलिस गेट पर खड़ी है, डॉक्टर साहब पूछे कि कैसे चोट लगी, तो पूरा कहानी बताने लगा कि मैंने उनको मारा था, पुलिस 10 साल से खोज रही थी और इसी में चोट लग गई, और उस व्यक्ति को मैं 10 साल पहले या 5 दिन पहले क्या किया था, मैं ही मारा था। तो पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे अपना अपराध स्वीकार कर लिया, डॉक्टर से। तो कौन सी धारा कहती है कि अभियुक्त के विरुद्ध ये सुसंगत नहीं होगी, 26, साबित नहीं की जाएगी। तीसरा कंडक्टर चाय वाले पर आ जाइए। मान लीजिए कि पुलिस वाले कैदी को न्यायालय में पेश करने के लिए ला रहे थे, भाई रास्ता लंबा था, तो पुलिस वालों ने रोका, एक चाय की दुकान पर अपनी गाड़ी, अभियुक्त को भी उतारा, अपने भी उतरे, लगे चाय पीने। तब तक आपका उसी समय चाय वाला पूछा कि क्या भाई साहब इतना पुलिस वाले आपके साथ जा रहे हैं, कौन सा आपने कुकर्म कर दिया है, यानी कि कौन सी गलती कर दी है। और चाय वाले को पूरी कहानी बता दिया और बताया कि मैं ही क्या किया था, मारा था, या मैं ही चोरी किया। तो बताइए ये जो कन्फेशन वह पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए चाय वाले से किया है, क्या अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा, 26, कौन सी धारा। अब लास्ट में कंडक्टर साहब को क्यों छोड़ दिया जाए, पुलिस वाले थे, न्यायालय में पेश करने ले जा रहे थे अपने कस्टडी में कैदी को, कंडक्टर ने पूछा, टिकट मांगने आया। वैसे पुलिस वाले जल्दी टिकट कहाँ देते हैं,
टेम्पू में बैठ जाएंगे तो बहुत जो ईमानदार होगा वह टेम्पू वाले को पैसा दे देगा, नहीं तो भाई अपना राज है, अगर पैसा मांगेगा तो क्या करेंगे, अपने अधिकारों का हनन कर देंगे, उल्लंघन कर देंगे। इसीलिए विश्वास कोई नहीं करता, कब क्या पुलिस कर दे, कब किसको जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बना दे, कोई भरोसा नहीं। अब एक और उदाहरण हाथरस कांड का भूल ही गए थे हम, देखिए वो भी अच्छा उदाहरण। हाथरस कांड को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा। बवाल इसलिए मचा कि पीड़िता जो थी लड़की वो मर गई थी और रात में आपका मिट्टी का तेल छिड़क कर और उसके शव को जला दिया गया। काफ़ी हो हंगामा मचा और डीएम साहब बार बार झूठ बोल रहे थे, पुलिस भी झूठ बोल रही थी कि परिवार की सहमत से हमने शव जलाया है, जबकि परिवार वाले मीडिया सब जगह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमको तो शव दिखाया तक नहीं गया, अब पुलिस गाड़ी में ले जाकर ज़बरदस्ती हम लोगों को बंद कर दी गेट के अंदर रूम में और जाकर जला दी। आज भी डीएम का सुप्रीम कोर्ट में यही बयान था, हाई कोर्ट में, कि परिवार की सहमत से ही आपका ये शव जलाया गया। जब हाई कोर्ट में मामला आया लखनऊ हाई कोर्ट में तो बहुत डांट फटकार लगाया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने एक ही बात आपका कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कि अगर आपकी बिटिया रहती और आपकी बिटिया के साथ ऐसा होता और पेट्रोल डालकर आपकी बिटिया को जला देती पुलिस रात में, तो आप क्या करते? तो सिर नीचे हो गया और मुंह क्या हो गया, बंद। यानी कि ये मैं बता दूं, यानी कि सिर एकदम नीचे और मौन धारण कर लिया पुलिस ने। यानी कि पुलिस पर इसीलिए आज भी ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता, मैं बता दूं, क्योंकि कब क्या कर दे। और डीएम साहब तो आज भी झूठ बोल रहे हैं कि भाई इनकी सहमत से, क्योंकि जैसे ही बोल देते कि सहमत नहीं वैसे ही सस्पेंड हो जाते या 2-4 मुकदमा लग जाता। तो अब क्या करें अपना गला बचाने के लिए, और इनको बचाने वाली सरकार है, सरकार पूरी तरह इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्हीं से तो इनकाउंटर कराना है, अन्य कार्य कराना है। विरोधियों का घर ढहवा दीजिए, उसके बाद आपका लाठी चार्ज कराइए, तो सपा वाले कितने पीटे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। भाजपा वाले शांत बैठे हैं, कौन लाठी खाने जाए, और कांग्रेस अभी आपका कोमा में चली गई है, तो धीरे धीरे क्या कर रही है, उठने का प्रयास। ये हर एक आपका करता है। सपा का शासन था तो भाजपा वाले खूब पीटे जाते थे पुलिस द्वारा, अब भाजपा का शासन है तो सपा वाले, फिर आएगा तो चलता रहता है दौर। यानी कि कभी गाड़ी इस पटरी तो कभी उस पटरी हिलती रहती है। आगे देखिए भाई, इसको अन्यथा न लिया जाए भाई, ये जो सामाजिक चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे देखिए, फिर बैक होइए भाई आपका कंडक्टर के यहाँ, तो कंडक्टर के यहाँ हम लोग थे, फिर बैक हो जाइए। कंडक्टर से कंडक्टर ने पूछा कि कौन सा कुकर्म कर दिए हो कि ये सब पुलिस वाले 4-5 तुम्हारे पीछे बैठे हैं। तो कहा कि सुरती उड़ती बनाइए और आपका कंडक्टर से, बदमाश भी होते हैं अभी, कंडक्टर से कहेगा बनाओ सुरती, ऐसे कहेगा, और नहीं बनाएगा तो 2 चांटा मार भी देगा, भले पुलिस हो। जो बदमाश होते हैं वो डरते नहीं हैं, डर ही जाते तो दुबक के नहीं बैठ जाते। तो आपका कहेंगे कि बनाओ सुरती, तो हुआ कि बताइए कहानी, तो भाई आधा 2 घंटा 1 घंटे का रास्ता है, कैसे कटेगा। तो पूरा अभियुक्त अपना कहानी बता रहा था, कंडक्टर ने सुन लिया। तो अब बताइए, जो वह कंडक्टर से अपना अपराध स्वीकार किया है, क्या वह साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि वह पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे किया गया है, कंडक्टर से। तो यानी कि संस्वीकृति पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अब लेकिन लगाकर पढ़ना भाई, लेकिन 26 में एक और प्रावधान है, और वह प्रावधान ये है कि अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है
पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की कैसी उपस्थिति, साक्षात उपस्थिति में अपराध को स्वीकार करता है अपने द्वारा, और किससे करता है, मजिस्ट्रेट से करता है। तो ये जो कन्फेशन होगा यह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत भी होगा और साबित भी किया जा सकेगा। यानी कि आपका इसी को न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं, यानी कि जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, न्यायिक संस्वीकृति का जन्म एविडेंस की किस धारा में होता है, 26। कौन कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन होगा, जो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किससे किया गया हो, मजिस्ट्रेट से किया गया हो, भले अभियुक्त कहाँ हो, पुलिस अभिरक्षा में। आइए इसको देखा जाए। आपका एक तो साक्षात उपस्थिति का मतलब पूछा गया है, मैं बताया भी था। साक्षात उपस्थिति मतलब क्या, मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिस कमरे में अभियुक्त क्या कर रहा है, संस्वीकृति। अब ये जो न्यायिक संस्वीकृति है आपका, ये क्यों कराई जाती है, इसका आधार हमें देखना है। इसका आधार देखिए भाई, अगर किसी अभियुक्त को उत्प्रेरणा वचन धमकी देकर संस्वीकृति कराई गई है तो सेक्शन 24 के तहत वह विसंगत होगी, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। अगर पुलिस ऑफिसर से कर दिया अभियुक्त तो सेक्शन 25 में विसंगत, और पुलिस अफसर की कस्टडी या अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य से कर दिया तो सेक्शन 26 में विसंगत। अतः पुलिस ये चाहती है कि अगर हमसे अपराध स्वीकार करेगा तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो चलो इसको भरमाया जाए, फुसलाया जाए, इसको तैयार किया जाए और चल के कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समझ अपना अपराध ये क्या कर ले, स्वीकार। तो पुलिस लाई अभिरक्षा में। तो अब बताइए आप, सतर्कता का नियम क्या है, क्या मजिस्ट्रेट को तुरंत सब कुछ लिख लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी उसके दिमाग पर पुलिस की बातों का असर पड़ा होगा। पुलिस ने जो धमकी दिया उसके दिमाग में अभी क्या होगा, घुसा होगा। तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की राय है कि कम से कम 24 घंटा पुलिस से दूर रखा जाए और तब जाकर अभियुक्त से मजिस्ट्रेट कन्फेशन करवाएं। तो आपका डिटेल में हम बता चुके हैं। आपका जब प्रकार बताया जा रहा था आपका न्यायिक संस्वीकृति का, तो बताइए मजिस्ट्रेट जब 26 से लिखेंगे कन्फेशन तो किस धारा के तहत लिखा जाता है, CRPC 164। ढंग या मेथड कहाँ दिया गया है, 281, और गलती हो गई तो उसका प्रभाव 463। ये मैं पूरा बता चुका हूँ भाई, एक लेक्चर इस पर दिया गया था। जो लोग नए हैं, छोटा है भाई, आप वीडियो से इसको देख लीजिएगा। पूरा एक आधा घंटा 45 मिनट जुडिशियल कन्फेशन पर आपका पूरी चीज़ें बताई गई थी। इस प्रकार आपका 26 भी समाप्त होती है। अब भूमिका 27 की बांध दिया जाए। 5 मिनट और क्लास चलेगा भाई, कुछ काम भी है, आज त्योहार व्योहार है भाई आपका, तो सामान वामान भी अब खरीदना है, तो इसलिए भाई आगे क्लास चलाना मुश्किल है और फ्लो भी उतना नहीं बन पा रहा है, अब थोड़ा मौसम के कारण भी। एक जो देखिए, एक होता है कि आदमी फ्लो में पढ़ाता है, आज थोड़ा थोड़ा कट करके पढ़ा रहा है, क्योंकि भाई गला में भी थोड़ा दिक्कत है मौसम के कारण, और लगातार सुबह से शाम तक अब नॉन स्टॉप बोलना पड़ रहा है, वो भी समस्या एक है। तो आपका पुलिस एक्ट कल चलेगा, 5 मिनट और भूमिका बांध लिया जाए ताकि एविडेंस कम से कम 20
देखिए एविडेंस की धारा शाम को चलेगा 5 बजे से, भले थोड़ा कम चले, हो सकता है कि आपका 6:30 बजे तक समाप्त हो जाए, आज एक ही सब्जेक्ट चल पाएगा। देखिए आपका ये 27 से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा निश्चित, मेंस में भी बनता है, प्री में भी बनता है, इंटरव्यू में भी और समाज में भी। 27 के बारे में जो आपको मुख्य बातें जाननी है कि कौन सी धारा पुलिस को आखेट का स्वामी बना देती है, तो वह 27 है। 27 में बस एक लाइन ये जानना है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त था और वह पुलिस कस्टडी में था, दूसरा पॉइंट, बाहर नहीं, कहाँ था, पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी में होते हुए पुलिस से ही कुछ स्टेटमेंट किया है, कुछ कथन किया, दूसरे से नहीं, सहकैदी से नहीं, कंडक्टर से नहीं, किससे, देखिए पुलिस अभियुक्त हो, अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो और पुलिस कस्टडी में होते हुए किससे, पुलिस से कोई कथन किया हो और उसके कथन के आधार पर कोई चीज बरामद हुई हो या किसी तथ्य का पता लगा हो, तो उतना कथन और बरामदगी, यानी कि उतना कथन, पूरा नहीं, कितना कथन, जितने से बरामदगी हुई है उतना कथन और बरामदगी दोनों अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी, यानी कि सुसंगत होगी। अब एक उदाहरण देखिए, यही उदाहरण पकड़े रहिएगा हमेशा। 27 जब भी पढ़ाया जाएगा, भाई 7-8 केस भी इसमें है, लगातार केस पूछा जा रहा है और रिकॉर्ड रहा है कि पिछली बार यूपी जे में भी आया ये क्वेश्चन, यूपी एपीओ 2018 में एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अब किस एंगल से बन जाए वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से प्री में बनेगा और हर एक एंगल कल बताया जाएगा, लेकिन बस एक उदाहरण बता दिया जाए शॉर्टकट में। एक अभियुक्त है और पुलिस कस्टडी में है, पुलिस से यह बात कहा, पुलिस से कह रहा है देखिए कि बी की हत्या मैंने ही की और बी की जो लाश थी मैं कुएं में छुपा दिया हूँ, अगर आप आए तो वह कुआं मैं दिखा देता हूँ जहाँ मैंने लाश छुपाई थी। अब इसमें आपका जो माने व्यू होना चाहिए, इन शब्दों को दो भागों में आप तोड़ देंगे। पहला भाग कि ए एक अभियुक्त पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है, पुलिस से ही, कि मैंने ही बी को मारा, इससे किसी चीज की बरामदगी नहीं होती, ये शुद्ध रूप से संस्वीकृति है। अतः 25 दिमाग में रखिए कि पुलिस अफसर से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो इतना भाग तो किस कारण से विसंगत हो गया, 25 से। अब दूसरा देखिए, लाश को मैंने कुएं में छुपा दिया है, आइए हम कुआं दिखा दें, और पुलिस जाकर कुएं से लाश बरामद कर ली। तो ये जो कथन कि लाश को हमने कहाँ छुपाया है, कुएं में, और अगर इस कथन के आधार पर क्या हो जाए, लाश बरामद रिकवर कर ले पुलिस, तो ऐसी दशा में इतना कथन भी और बरामदगी भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या होगी, प्रयोग, आपका प्रयोग की जाएगी, पूरा नहीं, बस इतना आपका कह सकते हैं कि कथन जितने से क्या हुआ है, बरामदगी हुआ है। अब इसी को थोड़ा लीगल भाषा में आइए, कौन सी धारा पश्चातवर्तीय तथ्यों द्वारा संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल नया क्वेश्चन इसमें बन रहा है, पहली बार पिछली बार उत्तराखंड बनाया और देखा देखी अन्य राज्य बनाने लगे।
तो कौन सी धारा पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है? 27। कैसे संपुष्टि हो गई? देखिए, ए ने कथन किया और इसके कथन की संपुष्टि कैसे हो गई? क्योंकि इसके कथन के ही अनुसार आपका कुएं से लाश बरामद हो गई, तो इस कथन की क्या हो गई? पुष्टि। भाई तुम कैसे जानते हो कि कुएं में लाश है? कुछ न कुछ घटना से जुड़े हो तभी तो जानते हो। अनजान आदमी कैसे जानेगा कि कुएं में लाश है? यानी कि तुमने कुछ कथन किया और उस कथन का सपोर्ट मिला। कैसे सपोर्ट मिला? क्योंकि तुम्हारे कथन के आधार पर ही क्या हो गया? हथियार बरामद, कपड़ा बरामद। तो इसी में पुलिस ठोक देती है ले जाकर। देखिए ध्यान से, आपका कैसे ठोकती है। अभी आपका लखनऊ में भी कई कांड हुए ऐसे। पुलिस ने रिमांड पर लिया। सुबह सुबह 4 बजे भोर में निकली घटना स्थल पर कि चलो बताओ कहाँ घटना किए थे। तो बीच में टायर पंचर हो जाता है और पुलिस बदलने लगती है, तो वह अभियुक्त क्या करता है? रिवॉल्वर छीन कर भागता है, तब तक पुलिस मार देती है। ये लखनऊ में। और आपका हैदराबाद कांड तो सबको याद होगा। आपका कह सकते हैं कि 4 अभियुक्त थे, पूरा हो हल्ला मचा। और आपका कह सकते हैं कि चारों को पुलिस ने रिमांड पर लिया और चारों को ले जाकर सुबह सुबह कहे कि बताओ कहाँ घड़ी छुपाए हो पीड़िता की, कहाँ क्या क्या छुपाए हो। तो जब सब कुछ खोज ली, उसके बाद कहे कि भाग जाओ। और जैसे ही भागने लगे, क्या मार दी? गोली। उसके बाद हाथ में हथियार रख दिया गया कि पुलिस की बंदूक छीन कर क्या कर रहा था? भाग रहा था। तो यही सब इनकाउंटर। अभी भी जांच चल रही है। अब जांच कब तक चलेगी? जांच आयोग बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में। तो अगला क्लास कल चलेगा भाई, शाम को। भाई आज एक ही क्लास केवल चलेगा, आईपीसी बता दिया जाए। आपका 5:15 से 6:15 6:30 तक जो लोग शाम को आते हैं, आपका एक ही